भाजपा मुख्यालय में टूटेगा सन्नाटा, पदाधिकारियों को कार्यालय में बैठने के निर्देश। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्येक पदाधिकारी के लिए पार्टी मुख्यालय में बैठने का समय किया तय। कांग्रेस के सैनिक सम्मेलन पर भाजपा ने कसा तंज, पहले अपने घर की गुटबाजी सुलझाए कांग्रेस। भाजपा लगातार जनता के बीच सक्रिय। कड़ाके की ठंड से जमने लगा उत्तराखंड, चमोली से लेकर औली तक बिछी बर्फ की चादर। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। उत्तराखंड की टांडा रेंज में ट्रेन के चपेट में आने से हाथी की मौत, बच्चा घायल। रेस्क्यू में जुटा वन विभाग। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधा खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड भाजपा ने कार्यकर्ताओं से बेहतर समन्वय के लिए प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। कितना फायदा जनपदों के भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इससे मिलेगा, इसको लेकर भाजपा के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा से IND24 के संवाददाता विनय सूद ने खास बातचीत की। प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें तो उन्होंने जितने भी पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी बीजेपी के, उनको समन्वय बनाने के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी जो है यहाँ पर सौंपी है। इस वक्त हमारे साथ हैं बीजेपी के मंत्री, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा जी। इनसे बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जिस तरीके से आपको जिम्मेदारी दी गई है, इस समन्वय के तहत जो है यहाँ पर कार्य किया जाएगा, तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्या कुछ रणनीति? देखिए, इसमें क्या है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने इसी महीने से एक अभियान लिया है कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, प्रदेश के कार्यकर्ता है, वो क्योंकि कई बार मंत्रियों का अपना वर्किंग रहता है, मुख्यमंत्री जी का वर्किंग रहता है, तो वो मिल नहीं पाते हैं। तो उन्होंने इसके लिए एक शेड्यूल सेट कर दिया है यहाँ पर प्रदेश कार्यालय के अंदर। और आने वाले समय में, अभी तो पदाधिकारी बैठ रहे हैं, आने वाले समय में यहाँ मंत्री भी लोग भी बैठेंगे, उनकी हफ्ते में ड्यूटी लगेगी। तो उसमें हम लोगों का ये उत्तरदायित्व है कि जो भी कार्यकर्ता आ रहा है, पहाड़ से आ रहा है, प्लेन से आ रहा है, कुमाऊं से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उस कार्यकर्ता की समस्या को सुनना है और उसको समाधान देना है, उसका कोऑर्डिनेशन करना है। चाहे वो जिलाधिकारी के माध्यम से हो, SSP से हो, किसी भी अधिकारी का हो, चाहे वो देहरादून लेवल का हो, मंत्री जी के माध्यम का हो या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम का हो। तो हमने कोऑर्डिनेशन करके कार्यकर्ताओं का काम करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आज हम लोग जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं, 3 राज्यों के अंदर हमने 50% से ज़्यादा वोट भी पाया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उन कार्यकर्ताओं के आधार पे ही आगे बढ़ रहे हैं। और संगठन के बीच में भी एक समन्वय का हम लोग काम करेंगे, एक सेतु का काम करेंगे, ताकि अगर सरकार से, मंत्रियों से हमारा कोई कार्य है हमारे कार्यकर्ताओं का, तो वो भी कैसे शॉर्ट आउट हो सकता है, उसका भी हम प्रयास करेंगे। विकास जी, यहाँ पर लोकसभा के जो चुनाव होने हैं, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ तैयारियां जो हैं इस दौरान बीजेपी की तरफ से की जा रही है? क्योंकि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव होने हैं, दावा भी किया जा रहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ जो है जीत हासिल करने का जो कार्य है वो बीजेपी करेगी। तो किस तरीके से जो है आप इसको देखते हैं? क्या कुछ रणनीति तय रहने वाली? अभी आप देख रहे होंगे तो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को इस यात्रा का शुभारंभ किया था। तो इस यात्रा का मेन उद्देश्य है कि भारत को कैसे विकसित भारत बना सकते हैं। तो उसमें हमारी एक वैन है, वो जो वैन एक एक गांव जा रही है, एक एक वार्ड जाएगी। उस वैन के साथ हमारी जितनी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं चल रही है, उन सबका लाभ भी वहाँ के लोगों को दिलवाएगी। अगर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो उसको आयुष्मान कार्ड बनाएगी, किसी की पेंशन नहीं लगी है उसे पेंशन लगाएगी, किसी का स्वास्थ्य, किसी के लिए अगर वहाँ पर मकान नहीं मिला है उसको मकान देने का काम करेंगे, किसी को गैस चूल्हा नहीं मिला है तो उसे गैस चूल्हा देने का काम करेंगे। तो जो भी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए हमारा अभियान 26 जनवरी तक चल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री ने जो योजनाएं चलाई है उन सबको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित तौर पर हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव में पुनः विजय प्राप्त करेंगे। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश मंत्री, जिन्होंने साफ कर दिया है कि लोकसभा की जो तैयारियां हैं उसमें किस तरीके से बीजेपी का कार्य रहेगा और समन्वय बनाकर जिस तरीके से यहाँ पर निर्देश महेंद्र भट्ट बीजेपी के दिए हैं उन्होंने, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा चुनाव में जीत करने का जो दावा है इस दौरान कर रही है।
देहरादून से IND24 के लिए विनय सूद। निवेश की ग्राउंडिंग को लेकर धामी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में अधिकारी भी पूरी गंभीरता दिखा रहे हैं। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी के अनुसार सभी अधिकारियों को सेक्टर बांटे गए हैं, जिसमें उन्होंने पूरा फोकस ग्राउंडिंग पर रखा है। उम्मीद है जल्द से ज्यादा निवेश ग्राउंडिंग पर दिखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पद सप्ताह उसके जो सुपरविजन करने और उसका अनुपालन कैसे हो, इसके लिए कमेटी गठित है और पद सप्ताह स्वयं भी उसका सुपरवाइज करेंगे पूरी चीज़ों को। उसका जो क्या प्रगति है सभी से बैठ करके उसकी आख्या लेंगे और हर प्रोजेक्ट के पीछे एक एक, जैसा कि निवेश मित्र पहले से ही तैनात है, वो नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। अगर कहीं कोई जो प्रक्रियागत जो उसकी स्वीकृति के लिए जो प्रक्रिया बनाई जानी है, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, वो संचरणों को दूर करना और जो निवेशक है उसको सहयोग प्रदान करना उनका काम। उत्तराखंड में नए साल में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू हो सकता है। दरअसल 22 जनवरी के बाद प्रदेश सरकार कभी भी विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कर सकती है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस यूसीसी को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने यूसीसी को भाजपा का राजनीतिक एजेंडा बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब से पदभार संभाला है तब से 2021 से लगातार यूसीसी को लागू करने की बात की जा रही है और इसका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सरकार ने कमेटी भी गठित की थी, लेकिन उस ड्राफ्ट का कहीं अता पता नहीं है। यूसीसी के मामले में लगातार लंबे समय से केवल बयानबाजी हो रही है, वो सरकार भी कर रही है, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, सरकार के मंत्री कर रहे हैं, लेकिन यूसीसी का ड्राफ्ट कहाँ है? जब तक पब्लिक डोमेन में यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं होगा, और विपक्ष के पास तो सबसे पहले होना चाहिए था। लगातार हम मांग कर रहे हैं कि आखिर सरकार का मसौदा क्या है, किन जो है विषयों पर सरकार एकरूपता चाहती है। हवा उड़ती रहती कि यूसीसी आएगा, लेकिन कब आएगा? अब तक तो यूसीसी के मामले में केवल बयानबाजी ही देखने को मिली। उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने विभिन्न क्षेत्रों सर्दी से बचाव के लिए अलाव की व्यवस्था का जायजा लिया और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। इस दौरान जिलाधिकारी ने खुले में रह रहे लोगों को रैन बसेरे का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। उत्तराखंड भाजपा ने कार्यकर्ताओं से बेहतर संवाद के लिए प्रदेश कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों को तैनात किया है, जिसके लिए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संवाद के लिए प्रदेश उपाध्यक्ष बलवंत सिंह भौरियाल, विधायक खजान दास, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप कुमार और प्रदेश मंत्री हेमा जोशी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी जनपदों के विभिन्न कामों के लिए राजधानी आते हैं, जहां उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसी प्रक्रिया को और सुलभ बनाने के लिए पदाधिकारियों को मुख्यालय में बैठने की जिम्मेदारी दी गई है। सामान्य कार्यकर्ता और उनके कई कार्य होते हैं, जिस संदर्भित जिसका कार्य हो उन कार्यों को पूर्णता मिले, उनमें उनको सहायता मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे एसओसी प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने उन कार्यों के समाधान के लिए प्रदेश के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके मुख्यालय में ड्यूटी लगाई है। 2 प्रदेश पदाधिकारी एक दिन में प्रदेश कार्यालय में डे ऑफिसर के रूप में रहेंगे और वो प्रदेश भर से आए अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की समस्या को सुनेंगे भी, जहां पर उसका समाधान हो उसके लिए भी समन्वय करेंगे। ऐसा कार्यक्रम हमारे भाजपा प्रदेश कार्यालय के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में नगर पालिका का बसों को लेकर उठाया गया कदम लोगों को हैरत में डाल रहा है। दरअसल नगर पालिका ने कार्यकाल के 2 दिन पहले शहर के लिए उधार में 54 लाख रुपए की लागत से 2 बसें खरीदी,
नगर पालिका के बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया, तब से ये बसें परमिट के इंतजार में रामलीला मैदान में धूल खा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूर्व अध्यक्ष ने आने वाले नगर पालिका के बोर्ड को पहले ही 54 लाख के कर्ज में डुबो दिया है और इन बसों को शोपीस बनाकर खड़ा कर दिया है। पर सिटी बस की व्यवस्था की गई थी, पहले भी की गई थी, लेकिन क्या है कि नगर पालिका का जो रखरखाव है कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उस पहले की जो सिटी बस वो भी जो है धूल फांक रही है, वो भी जो है कूड़े करकट के हिसाब से बेच दी गई है। लेकिन अगर मैं निवर्तमान अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो उनके पास पूरे जो 5 साल कंप्लीट थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने जैसे उनका कार्यकाल समाप्त हुआ इससे ठीक एक दिन पहले उन्होंने बस का उद्घाटन किया। बस का उद्घाटन किया तो आज वो रामलीला मैदान में धूल फांक रही है और लोगों की जो एक अपेक्षा थी कि चलो कम से कम हमारे सिटी बस है, टाइम टू टाइम हमें जो है अपने घर आना जाना होता है, लेकिन अभी तक इसमें किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। और किस हिसाब से जो निवर्तमान अध्यक्ष रमेश सेमवाल जी उन्होंने किस हिसाब से बस को जो है ठीक कार्य समाप्त होने से एक दिन पहले उसका उद्घाटन किया, समझ में नहीं आ रहा। जी, माननीय रमेश सेमवाल जी ने अपने कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम किया है। अंत में जो उन्होंने 2 बसें खरीदी है, उनको भी जब तक वो सड़क पर दौड़ नहीं जाते उनको इसके लिए संघर्ष करना चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि ये बसें चलनी चाहिए, चाहे उसको सरकार चलाए, प्रशासन चलाए, आम जनता केवल उन बसों को धूल लगते हुए देख रही है, यह अच्छा संदेश नहीं है। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय नगर पालिका द्वारा जो है 2 बसें खरीदी जाती है और लगभग 54 लाख रुपए इन बसों की कीमत है। और ये बसें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे खड़ी हुई है। इसके पीछे रीजन है इस बस का रोड परमिट अब तक नहीं बन पाया, जिसके कारण से इस बस को चलने में काफ़ी समय लग सकता है, क्योंकि इसके लिए एक कमेटी बैठेगी। कमेटी के बाद इसमें आरटीओ के अधिकारी भी होंगे, कमिश्नर होंगे, आरटीओ के साथ में जो ये टीजीएमओ जो बस संचालित करता है उनके जो पदाधिकारी हैं वो भी वहाँ पे बैठेंगे, तब जाके इसका परमिट पास होगा। लेकिन फिलहाल नगर पालिका की स्थिति ये है कि उधार मांग के घी खाना, क्योंकि जब इन गाड़ियों का ना तो परमिट बना है ना कोई है, तो फिर इन गाड़ियों को खरीदने की क्या इतनी जल्दीबाजी क्या थी, क्योंकि जो नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल जब खत्म होने वाला था तो उसके एक दिन पहले ये बसों का जो है विधिवत उद्घाटन कर दिया गया था और ये बसें यहाँ पे खड़ी हुई है और पता नहीं कब तक ये बसें यहाँ पे धूल फांकती रहेगी। दीपक नोटियाल, ND24 उत्तर। मौसम में शीतलहर और ठिठुरन को देखते हुए जोशीमठ नगर पालिका ने एक पहल की है, जिसमें नगर के मुख्य पड़ावों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जाएगी। नगर पालिका परिषद जोशीमठ ने जिलाधिकारी चमोली के निर्देशानुसार ठंड के प्रकोप को देखते हुए राहगीर, पर्यटक और स्थानीय लोगों को ठंड से निजात देने के लिए नगर के सार्वजनिक स्थलों और तिराहों पर अलाव की व्यवस्था की है। साथ ही साथ नगर में मुख्य बाजार के तिराहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था की जा रही है। नगर पालिका परिषद के सफाई निरीक्षक अनिल कुमार ने इसकी जानकारी दी। लहर को देखते हुए जो बारिश और हिमपात हुआ होली में और ये पहाड़ों पे चारों तरफ जो है हिमपात हुआ, उसको देखते हुए जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन के अनुसार जो है आज से नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जो है अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। अभी फिलहाल आज जोशीमठ में 3 जगहों पे जो है अलाव की व्यवस्था की गई। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के मसूरी में पहुंची। मसूरी के पिक्चर पैलेस स्थित कार पार्किंग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई, जिन्होंने भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और लाभार्थियों को मौके पर पुरस्कृत किया। राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत को लेकर कई योजनाएं बनाई गई हैं, जिनका लाभ आम आदमी को सीधे तौर पर मिल रहा है। भारत संकल्प यात्रा के 2 कार्यक्रम नगर पालिका मसूरी को मिले थे और इसमें एक ये पिक्चर पैलेस पे था और एक कार्यक्रम हमारा 2 बजे से लाइब्रेरी चौक पे है। इसमें जितने भी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ जन सामान्य को मिले, जिसके लिए स्टॉल लगाए गए हैं और करीब 8-10 विभागों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया। यहाँ पे जानकारी दी गई और ये जो विकसित भारत की यात्रा रथ है
जिसका लोगों ने इसमें देखा कि कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है और उनका लाभ किस तरह से लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये सपना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा हो। 140 करोड़ लोगों का जीवन सहज हो, सरल हो, उनके जीवन में तमाम तरह की जो दुश्वारियाँ हैं वो दूर हों, उसके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, चाहे तुम्हें से मुक्ति दिलाने के लिए उज्ज्वला कनेक्शन का विषय हो, चाहे गरीब को छत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास का विषय हो, चाहे रेल पटरी क्रॉस करते समय तराई केंद्र वन प्रभाग के टांडा रेंज के हाथी की ट्रेन के इंजन से टकराने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके साथ चल रहा करीब 9 महीने का मादा हाथी का बच्चा इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे गौला रेंज के वन क्षेत्राधिकारी चंदन सिंह अधिकारी ने घायल हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया और उसे उपचार के लिए डॉली रेंज ले आए। गौला रेंज के अंतर्गत एक नर हाथी ट्रेन से एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई थी। साथ ही एक जो एलिफेंट काफ था वो भी वहाँ पर थोड़ा घायल अवस्था में मिला था, तो एलिफेंट काफ को हमने तत्काल सूचना मिलते ही रेस्क्यू करा दिया गया, जिसका वेटरनरियन की उपस्थिति में ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो मृत हाथी है उसका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है चिकित्सकों द्वारा, और अग्रिम इस केस में जो भी मतलब एक्सीडेंट की जो सूचना मिली है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है की जाएगी। मसूरी में उप जिलाधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी की अध्यक्षता में विंटरलैंड कार्निवल को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मसूरी के विभिन्न संस्थाओं और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। अब इस मौके पर तय किया गया कि 26 से 30 दिसंबर तक विंटरलैंड कार्निवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के लोक कलाकारों के साथ ही देश के नामचीन कलाकार भाग लेंगे। इसके साथ ही विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं और साहसिक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। बुलाई गई थी मसूरी विंटरलैंड कार्निवल, उसी के उपलक्ष्य में जो फेस्टिवल है दैट इज प्रपोज ये 26 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में ऑर्गेनाइज करने का हमारा प्रपोजल है। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है ऑलरेडी। और आज जो है पिछली बार का जो इवेंट हुआ था कार्निवल, उसमें जो अच्छी चीज़ें थी उनको और आगे लेके जाने के लिए, और अगर कोई कुछ खामियां रह गई थी तो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे मसूरी की जितनी एसोसिएशंस हैं, जो भी लोकल पॉपुलेशंस हैं और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके सभी ये सुझाव बुलाने के लिए बताने के लिए हमने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। काफ़ी जो है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया है, और आशा है कि हम मसूरी के निवासियों की आशाओं पर खरे उतरेंगे और एक बहुत अच्छा एक मसूरी कार्निवल फेस्टिवल जो है इस बार भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा विगत वर्षों की बात। रुड़की के बुग्गावाला क्षेत्रों में वन माफियों ने वन अधिकारियों की मिलीभगत से खेड़ी शिकोपुर के जंगल से 50 हरे भरे और फलदार वृक्ष काट लिए। इस मामले पर जब वन अधिकारियों से सवाल किया गया तो अधिकारियों ने गोलमोल जवाब देकर सफाई दी। वन अधिकारियों का कहना है कि पेड़ काफी पुराने थे और इन पर फल आना बंद हो गए थे। साथ ही 42 पेड़ों को काटने की परमिशन भी दी गई थी, लेकिन निरीक्षण न करने पर लोगों ने 50 पेड़ काट दिए। दी गई अलग अलग दो नाम पे, उसमें खसरे में एक 20 की दी गई, एक 22 की दी। पेड़ तो ज्यादा थे पर वो कटने वाले थोड़े ही थे, जो ज्यादा पेड़ थे। नहीं, अधिक की तो अभी तो मैं गया नहीं उधर निरीक्षण करने, जब निरीक्षण करूंगा तो देखूंगा मैं जाकर, अधिक पाए जाएंगे तो जुर्माना होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए अभियान चलाया था, जिसमें सभी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि अपने क्षेत्र के निरीक्षण कर टूटी फूटी सड़कों को रिपेयर कर प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। उस आदेश का पालन करते हुए जसपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शाहिद अली ने नगर पालिका क्षेत्र में आने वाली सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का प्रयास किया। सरकारी बजट की कमी के चलते मात्र 5 किलोमीटर सड़कें ही गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। अधिशासी अधिकारी शाहिद अली का कहना है कि जल्दी बजट पास हो जाएगा, जिसके बाद सड़क का काम पूरा हो जाएगा। सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। 5 से 6 किलोमीटर
सड़कें रह गई हैं शेष, जिनके प्रस्ताव हमने तैयार कर दिए हैं वो धनराशि की मांग के लिए शासन को प्रेषित किए जाने हैं। धनराशि प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद हम टेंडर करके उनको सड़कों को भी गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। जोशीमठ में मौसम का मिजाज सुहावना होता जा रहा है। बर्फबारी से किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर है। बर्फबारी से सेब की खेती को फायदा होता है। किसानों को इस बार अच्छी फसल की उम्मीद है, लेकिन सरकार की योजना किसानों की तरक्की में रोड़ा अटका रही है। किसानों के मुताबिक सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन जमीनी स्तर पर योजना की हकीकत कुछ और ही है। किसानों को फसल बीमा योजना की राशि के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार भी किसानों की समस्या पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार और प्रशासन के उदासीन रवैये का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। उधम सिंह नगर के किच्छा में भाई कन्हैया जी सेवा समिति के तत्वाधान में निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर करीब 80 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और शिविर का लाभ उठाया। किच्छा के आवास विकास स्थित गुरुद्वारे में आयोजित शिविर में स्वास्थ्य टीम ने मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। इस दौरान सर्वाइकल, नसों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द आदि बीमारियों की मशीन से जांच की गई। समिति अध्यक्ष जसवंत सिंह गंभीर ने बताया कि समिति के माध्यम से समाज सेवा के कार्यों में लगातार भागीदारी निभाई जा रही है और गरीब तबके की सेवा के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया। स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम के ज़्यादा पेशेंट्स थे। कमर के दर्द के, पैरों में दर्द, कमर से निकलता हुआ पैरों में दर्द, गर्दन के दर्द की शिकायत वाले पेशेंट थे। कुछ पेशेंट ब्रेन से रिलेटेड भी थे जिनको दौरे की शिकायत थी। सिर के चोट वाले पेशेंट भी काफ़ी देखे मैंने यहाँ पर। उसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट जो चाहिए होता है वो ट्रीटमेंट के बारे में बताया, क्या सावधानियाँ उनको रखनी है उसके बारे में मैंने उनको जागरूक किया। भाई कन्हैया जी सेवा सोसाइटी पिछले करीब 18-20 साल से कार्यरत है, जिनका उद्देश्य है जरूरतमंद की सेवा, चाहे वो किसी मरीज की सेवा हो, अन्यथा किसी बच्ची का विवाह हो, किसी बच्चे की पढ़ाई हो, इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करती है ये। तो इसी उपलक्ष्य में ये आज जो मरीजों का यहाँ पर बुलावा किया है, ताकि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो चिकित्सा सुविधा अच्छी से अच्छी प्राप्त कर सकें। इसमें हमारे भाई मन्नू जी, संधू जी और चीमा ट्रामा सेंटर से जो टीम आई हुई है वो पूरी अच्छे से नसों की जांच और दवाइयाँ। संत निरंकारी मंडल बुराड़ी दिल्ली के पीठासीन सदगुरु माता सुदीक्षा अपनी आध्यात्मिक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कुमाऊं मंडल के जिलों में भ्रमण कर रही हैं। अब इस दौरान बागेश्वर के ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में माता सुदीक्षा की अध्यक्षता में जनसभा का आयोजन किया गया। संत समागम चल रहा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं राजपिता रमेश जी स्टेज पे विराजमान हैं। भरपूर हाजिरी में अलग अलग स्थानों से प्रभु प्रति आस्था रखने वाले भगत जन यहाँ पर उपस्थित हैं। सतगुरु माता जी अपने विचारों में, प्रवचनों में, पर्टिकुलरली बागेश्वर के कंटेक्स्ट में ऐसे समझाया जा रहा है, ईश्वर को अपने जीवन का भाग्य बना लेंगे, वो भाग्यशाली बन जाएंगे। हमारी वाणी भी अच्छी हो, हमारा व्यवहार भी अच्छा हो, हमारे कर्तव्य भी ठीक हो, ब्रह्म का ज्ञान, प्रभु की जानकारी सतगुरु की कृपा से प्रदान की जाती। कोटद्वार में परिवहन अधिकारी और विधायक के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस मामले को लेकर अब कांग्रेस मैदान में आ गई है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव प्रवेश रावत ने परिवहन अधिकारी और लैंसडाउन के विधायक की संपत्ति की जांच करने की मांग की है। साथ ही कोटद्वार के प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर में चढ़ावे में आय दान के आय व्यय की जांच की भी मांग की। भाजपा विधायक ने अवैध वसूली का आरोप लगाया तो निश्चित रूप से सरकार को जांच करानी चाहिए। जो अधिकारी है परिवहन के उनकी भी संपत्ति की जांच करा लें, जो विधायक है उनकी भी संपत्ति की जांच हो जाए। और जो सिद्धबली
मंदिर समिति में जो पैसा आता है, जो आय व्यय का वहाँ है ऑडिट होता है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। कितना पैसा आया, कितना गया, कहाँ गया, किन स्रोतों में खर्च हो रहा है। करोड़ों रुपए की आय हो रही है, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, किन मदों में खर्च किए जा रहे हैं, कहाँ खर्च किए जा रहे हैं, क्या अपने निजी खर्च किए जा रहे हैं। तो इस सब की सरकार को गंभीरतापूर्वक से जांच करानी चाहिए। कांग्रेस मांग करती है इस बात में कि विधायक की संपत्ति की भी जांच हो, अधिकारी की संपत्ति की जांच हो, और जो सिद्धबली मंदिर समिति है उसके आय व्यय की भी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से बहुत बड़ा घोटाला सिद्धबली में हो रहा है, जिसको अब सहन नहीं किया जाएगा। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।